गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों और छात्र छात्राओं। मैं आर के पंकज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका सुस्वागतम करता हूँ। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको निरंतर मैं फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस चलता है उसके बारे में बताने का कार्य कर रहा हूँ। इसी प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको यह बतलाने का कार्य करूंगा कि शिशु जन्म के दौरान कौन कौन से हार्मोन मदद करते हैं, शिशु जन्म के दौरान हार्मोन की क्या क्रियाएं होती हैं, वह कौन से कार्य संपन्न करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है हार्मोनल एक्टिविटीज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अर्थात शिशु जन्म के दौरान होने वाली हार्मोनल क्रियाएं। पहला पॉइंट है, प्रसव से पूर्व एस्ट्रोजन का अनुपात प्रोजेस्टेरोन की तुलना में बढ़ जाता है। यानी जब प्रसव का समय आता है तो उस समय जो है आपका प्रोजेस्टेरोन के अपेक्षा एस्ट्रोजन का जो मात्रा है वह बढ़ जाता है। माता के पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अर्थात दिमाग में हमारा क्या होता है, मटर के आकार का जो है ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। उसका एक एंटेरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। एक अग्र पीयूष ग्रंथि होती है, पश्च पीयूष ग्रंथि होती है। पश्च पीयूष ग्रंथि अर्थात पिछले पीयूष ग्रंथि से जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सर्विक्स के संकुचन को बढ़ा देता है, गर्भाशय के संकुचन को जो है वो बढ़ा देता है। और गर्भाशय का जब संकुचन, यूटेरस का संकुचन जब बढ़ जाता है तो बच्चे को एक प्रकार का दबाव मिलता है, जो बच्चा आगे पुश हो पाता है, आगे वो सरक पाता है। इसमें प्रिय अर्थात सीमेन का प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीटोसिन का काम प्लेसेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के स्राव को भी प्रेरित करना है और कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन जो रिलैक्सिन हार्मोन कहलाता है, यह रिलैक्सिन हार्मोन सर्विक्स एवं पेल्विक गडिल यानी श्रोणी मेखला, पेल्विक गडिल को क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला के लिगामेंट जो यहाँ पाया जाता है, पेल्विक गडिल श्रोणी मेखला के लिगामेंट ढीले पड़ जाते हैं, जो शिशु जन्म को आसान बना देता है। लिगामेंट क्या, तो मैं आपको बता दूं, देखिए, एक होता है टेंडर, एक होता है टेंडर और एक होता है लिगामेंट, एक होता है लिगामेंट। तो टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है। टेंडन को आप याद रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका है और इसको याद रखने का तरीका है, इसको याद रखिएगा BLB। BLB का मतलब हो गया बोन लिगामेंट बोन, यानी दो हड्डियों को, दो बोन को, दो अस्थियों को जो जोड़ता है उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। और टेंडन जो होता है वह टेंडन आपको क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ता है, यानी MTB, इसको याद रखिएगा MTB। MTB मतलब M मतलब मसल, T मतलब टेंडन और B मतलब बोन, यानी मांसपेशियों को अस्थियों से जो जोड़ता है वो टेंडन का कार्य होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, सर्विक्स तथा पेल्विक गडिल के लिगामेंट को ढीला कर देता है, यानी उसके बोन और बोन के जो बीच के जो जुड़ाव होते हैं उसको ढीला कर देता है, जिसकी वजह से शिशु का जन्म आसान हो जाता है। इसके बाद पार्चुलाइजेशन अर्थात बच्चे के प्रसव में प्रोजेस्टेरोन की शुरुआती भूमिका को देखते हुए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन अर्थात प्रसव का हार्मोन भी कहते हैं। ये आपको मित्रों, इसके बाद हार्मोनल एक्टिविटीज को बतलाने के उपरांत मैं आपको प्रसव के चरण को यहाँ स्पष्ट करने जा रहा हूं। मैंने यहाँ लिखा है स्टेप्स ऑफ पार्चुलाइजेशन अर्थात स्टेप्स ऑफ बर्थ, या इसे कह सकते हैं स्टेप्स ऑफ डिलीवरी।
जिसका तात्पर्य प्रसव के चरण होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 स्टेप होते हैं। यहां हम लोग प्रथम स्टेप पर अपने आप को फोकस करेंगे। मैंने प्रथम पॉइंट में यहां डायलेशन स्टेज बताया है। डायलेशन स्टेज का मतलब होता है विस्फारण अवस्था। देखिए नाम से ही समझ में यहां आ रहा है। डायलेशन, डायलेशन का मतलब हो गया कि जब हम मांसपेशियों को बड़ा कर देते हैं, ढीला कर देते हैं और मांसपेशियों के ढीलापन के साथ साथ जो मार्ग तैयार होता है उस मार्ग को हम लोग चिकना बना देते हैं, तो उसे हम लोग डायलेशन कहते हैं। डायलेशन अपने आप को यहाँ शब्दों के द्वारा प्रकट कर रहा है कि यह प्रसव का वह चरण होता है जिस चरण में बर्थ कैनाल जो 2 चीजों के मिलने से बना है, एक भेजाइना जिसको हम लोग योनि कहते हैं, और दूसरा सर्विकल कैनाल से, सर्विक्स जिसको हम लोग कहते हैं। सर्विक्स का मतलब हो गया गर्भाशय की ग्रीवा। गर्भाशय की ग्रीवा और भेजाइना जब दोनों एक साथ जुड़ जाता है या दोनों को एक साथ हम प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल अर्थात जनन नाल कहते हैं, जनन रास्ता मार्ग कहते हैं। तो वह जो जनन का मार्ग है वह जनन का मार्ग चिकना हो जाएगा और साथ ही साथ फैल जाएगा। इस अवस्था में यही क्रिया होती है। देखिए मैंने प्रथम स्टार में लिखा है, यह प्रसव की प्रथम अवस्था है जो गेस्टेशन पीरियड के पूरा होने के अंतिम 12 घंटे तक जारी रहता है। यानी जब गेस्टेशन पीरियड पूरा होने वाला रहता है, गर्भावधि काल पूरा होने वाला रहता है। आपको गर्भावधि काल काउंट करने के लिए क्या तरीका बताए थे कि गर्भावधि काल मान हम लोग मेनली जब प्रसव हम लोग का गर्भाशय में इंडोमेट्रियम में इम्ब्रियो जाकर के स्थापित हो जाता है तो वहां से गर्भावधि काल शुरुआत माना जाता है। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं वो गेस्टेशन पीरियड का, डिलीवरी का जो डेट काउंट करते हैं, वो डिलीवरी का डेट जो है लास्ट एमसी के डेट को पता लगा करके वहां से जो है 9 महीने 9 दिन के डेट पर जो है आपको डिलीवरी का डेट जो है उसको दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपका जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट रहता है उस रिपोर्ट को भी उसके साथ इंक्लूड करके देखा जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि प्रसव की प्रथम अवस्था है जो गेस्टेशन पीरियड अर्थात गर्भावधि काल के पूरा होने के अंतिम 12 घंटे तक जारी रहती है। सेकेंड पॉइंट है, इस काल एवं अवस्था में एमनियोटिक मेम्ब्रेन अर्थात प्लेसेंटा का जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है एमनियोट। एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है वो अपघटित हो जाता है, यानी वो टूट जाता है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन टूटने से क्या होता है, प्लेसेंटा के अंदर जो तरल पदार्थ है जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वह एमनियोटिक फ्लूइड भेजाइना के रास्ते बाहर निकलने लग जाता है जो बर्थ कैनाल को चिकना बना देता है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इससे हम लोग जो है जन्म लेने से पहले ही एमनियोटिक फ्लूइड और उसमें मौजूद फोइटल सेल का ऑब्जर्वेशन करके ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उस बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। ये जन्म से ही हमें पहले पता चल जाता है। साथ ही साथ एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता था, बच्चों को झटकों से, बाहरी चोट से बचाता था, उसे जो है ताप और दाब के अनुसार से नियमित करने का काम करता था। ये सारे काम एमनियोटिक फ्लूइड के हैं। और वह एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के टूट जाने की वजह से यह तरल पदार्थ भेजाइना से बाहर आने लगता है जो कि प्रसव का जो नली है वह प्रसव के नली को चिकना लुब्रिकेंट बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिशु सर्विक्स अर्थात गर्भाशय की ग्रीवा की ओर बढ़ने लगता है। प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर एक बार संकुचन होता है। संकुचन मतलब सिकुड़ाव। प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर एक बार संकुचन होता है और प्रत्येक संकुचन के बाद जो संकुचन की अवधि जो 30 मिनट मानी गई है वह 30 मिनट में 1 से 3 मिनट का कमी होता चला जाता है। यानी अगर प्रथम बार संकुचन हुआ तो 30 मिनट पर होगा, दूसरा बार जब संकुचन हुआ तो आपको 27-28 मिनट के अंतराल पर होगा, तीसरा बार जब संकुचन होगा तो 25-26 मिनट के अंतराल पर होगा। इस प्रकार से जो है हर संकुचन के बाद 2 से 3 मिनट का जो है अवधि वह घटता चला जाता है। यह संकुचन शिशु को सर्विकल ऑरिफाइस मतलब सर्विक्स का जो ओपनिंग होता है उसे हम लोग सर्विकल ऑरिफाइस कहते हैं, उसके तरफ बच्चे को पुश करता है, धक्का मारता है। शिशु का सिर सर्विक्स
ओपनिंग की ओर आ जाता है। देखिए मांसपेशियों की जो गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं, उस मांसपेशियों में जो सिकुड़ाव होता है, उसके साथ ही साथ एक प्रकार का उसमें मूवमेंट चलता है। उस मूवमेंट की वजह से बच्चा शुरुआत में जो है ना, वह किधर रहता है, वो फंडस की तरफ रहता है, ऊपर वाले सिरे की तरफ, यूटेरस का जो ऊपर वाला सिरा है जहां से फैलोपियन ट्यूब आगे जुड़ता है, उस तरफ रहता है। लेकिन जब गेस्टेशन पीरियड पूरा होने को आता है, तो उस समय बच्चे का सिर ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे मुड़ते हुए आपको जो सर्विकल होते हैं, जो यूटेरस के ओपनिंग मार्ग होते हैं, उस मार्ग की तरफ वो घूम जाता है। जनरली जब बच्चा डिलीवर होता है, बाहर निकलता है, तो वह सिर के रास्ते निकलता है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा दिखा गया है कि बच्चा पैर के रास्ते भी बाहर जन्म लेता है। शिशु का सिर सर्विकल ओपनिंग की ओर आ जाता है। सर्विक्स में सिकुड़ाव फैलाव के कारण सर्विकल ओपनिंग का मुख जो है वह खुल जाता है। इस प्रकार से आपका प्रथम पार्चुरेशन स्टेप जो है वह पूरा होता है। मित्रों, यहां मैंने प्रसव के दूसरे चरण को दर्शाया है। सेकंड पॉइंट में एक्सपल्सन स्टेज अर्थात निष्कासन अवस्था को दिखलाया गया है, बताया गया है। देखिए इसमें फर्स्ट स्टार मैंने देखकर लिखा है, संकुचन की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होती है। संकुचन जो है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो घटते चला जाता है। ड्यूरेशन घटता है, लेकिन संकुचन का जो रेट है, संकुचन करने की जो गति है, वह संकुचन करने की गति और साथ ही साथ संकुचन के द्वारा जो धक्का पड़ता है, जो उसको पुश किया जाता है, उसके पुश का जो प्रेशर होता है वो दोनों में वृद्धि होती है। यह गर्भावधि के अंतिम 20 मिनट से 1 घंटे का समय होता है। इस दौरान तीव्र प्रसव पीड़ा अर्थात लेबर पेन होती है। सामान्यतः सिर की ओर से शिशु वेजाइना से बाहर निकलता है। तब शिशु के नाभि एवं प्लेसेंटा की ओर से अम्बिलिकल कोड को बांधकर काट देते हैं। वेजाइना से बच्चे को बाहर निकलने में रिलैक्सिन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, यहाँ मैंने प्रसव के अंतिम और तीसरे स्टेप को बतलाने का प्रयास किया है। मैंने यहाँ थर्ड पॉइंट में प्लेसेंटल स्टेज को दर्शाया है। प्लेसेंटल स्टेज का मतलब ही हो जाता है अपराकाल अवस्था। पहले अवस्था में मैंने आपको क्या बताया, पहले अवस्था मैंने बताया कि जन्म लेने से पहले, यानी जब जन्म का समय आ जाता है, डिलीवरी का वक्त आ जाता है, उस समय क्या होता है, डायलेशन स्टेज में क्या होता है, उस स्टेज में जो जनन का मार्ग है, वो जनन का मार्ग को प्लेसेंटा के अंदर जो मौजूद अम्बिलिकल फ्लूइड, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, प्लेसेंटा के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड प्लेसेंटा के एमनियोटिक मेम्ब्रेन के फट जाने से, अपघटित हो जाने से वह तरल पदार्थ बाहर आ जाता है, जो जनन के मार्ग को चिकना बना देता है। मैंने पहला स्टेज में आपको ये बतलाया। दूसरा स्टेज में मैंने क्या बतलाया, दूसरा स्टेज में बतलाया कि आपको इस स्टेज में बार बार संकुचन और फैलाव होने की वजह से बच्चे को पुश किया जाता है, बच्चे को धक्का दिया जाता है। साथ ही साथ इस दौरान बच्चा जो है गर्भाशय के अंदर मूव करता है, उसका जो स्थिति होता है वो स्थिति घूमता है। यानी बच्चे की शुरुआती अवस्था किधर होती है, बच्चे का सिर जो होता है वो गर्भाशय के फंडस की ओर रहता है, जो कि बाद में मुड़ते हुए उसके सर्विक्स के तरफ, अर्थात सर्विक्स का जो ओपनिंग होता है, जो मुख होता है, उसके तरफ आ जाता है और ओपनिंग के खुल जाने से बच्चा डिलीवर हो जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है। ये दूसरे स्टेज में मैंने आपको बताया। तीसरा स्टेज प्लेसेंटल स्टेज आता है। प्लेसेंटल स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जब बच्चा डिलीवरी हो जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है, तो बच्चा के बाहर आने के बाद जो
गर्भाशय में अन्य दूसरे चीज रह गए हैं। अन्य दूसरे चीज क्या क्या रह जाएंगे? एक तो उसके साथ प्लेसेंटा जुड़ा हुआ था, जो प्लेसेंटा अंदर रह जाएगा, और प्लेसेंटा के साथ जो अम्बिलिकल कोड है, जिसमें कि अम्बिलिकल कोड का कुछ हिस्सा बच्चे के साथ बाहर आ जाता है और कुछ हिस्सा जो है वेजाइना के अंदर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रह जाता है। तो अब इस स्थिति में क्या होता है, इस अवस्था में कि प्लेसेंटा भी जो है उसको भी अपने आप या तो शरीर के, मानवीय शरीर जो होती है स्त्री का, उस शरीर का अंदर से ही एक प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर के वजह से वह प्लेसेंटा अपने आप बाहर फेंक दिया जाता है, वेजाइना से बाहर वो निकल जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो तो हम लोग यूं ही नहीं छोड़ते, चिकित्सक प्लेसेंटा को गर्भ से बच्चा बाहर निकल जाने के बावजूद गर्भाशय के अंदर प्लेसेंटा को यूं ही नहीं छोड़ते, उसे वह बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर वह प्लेसेंटा अंदर रहेगा तो पॉइजन उत्पन्न कर सकता है, कैंसर उत्पन्न कर सकता है, ये सारी क्रियाएं वह कर सकता है जो कि स्त्री के जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए प्लेसेंटा को बाहर निकाल लिया जाता है, इसे हम लोग प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं। जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है तो बाहर आ जाने के बाद अब क्या करते हैं कि वहां पर जो है 28 से 35 दिनों में, यहाँ पर मैंने लिखा है शिशु जन्म के 10 से 45 मिनट के में गर्भाशय में प्लेसेंटा अलग होकर वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाता है, यह दबाव के द्वारा खुद बाहर आ जाता है, अथवा चिकित्सक प्लेसेंटा को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका स्त्री शरीर के अंदर रहना खतरनाक है। दूसरा पॉइंट है, प्रसव के 28 से 35 दिनों में गर्भाशय पुनः अपने पूर्व सामान्य स्थिति में लौट आता है। मैंने बताया था कि गर्भाशय होता है नाशपाती के आकार का, और यह गर्भाशय जो है आपका शुरुआत अवस्था में जब बच्चा जन्म नहीं लेता उसमें बहुत छोटा रहता है, लेकिन बच्चे के कन्या भ्रूण के जन्म लेने के बाद, अब कन्या के मतलब आपको यौवन अवस्था प्राप्त करने के बाद, फिर यौवन अवस्था प्राप्त करने के बाद जब वह गर्भवती होती है, तो गर्भवती होने के बाद जब बच्चा का पूर्ण रूप से गर्भाशय में विकास हो जाता है, तो शुरुआती अवस्था यानी कन्या के जन्म लेने से पहले से अगर शुरू करें, और वह जब कन्या जन्म लेने के बाद गर्भवती हो गई, तो उन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो गर्भाशय के आकार में, गर्भाशय के साइज में लगभग लगभग आपको 100 गुना वृद्धि देखने को मिलता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो गर्भाशय सिकुड़ता है, वह पुनः अपने जन्म से पहले की स्थिति में नहीं लौट पाता है, लेकिन इतना जरूर है कि गर्भाशय अब खाली हो गया, तो गर्भाशय जो फैला हुआ था वह गर्भाशय अब संकुचित हो जाता है। और इसमें समय कितने लगते हैं? 28 से 35 दिन। यही वजह था कि मैंने आपको किसी वीडियो में बतलाया था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, जिसे हम लोग एमसी कहते हैं, पीरियड कहते हैं, मेंस कहते हैं, 28 दिनों के अंतराल पर 3 से 5 दिनों के लिए हर एक स्त्री में यौवन अवस्था आने के बाद चलता है। लेकिन यह जो डेट है, यह डेट 28 से 35 दिनों का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वजह है, जब तक गर्भाशय अपने पुराने रूप में नहीं आएगा, अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौटेगा, तब तक उसके अंदर पुनः अगले गर्भ को धारण करने के लिए तैयारी नहीं होगी। इसलिए वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी 28 से 35 दिन का समय लगाता है। अगला पॉइंट देखिए, जन्म के बाद शिशु के श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र में परिवर्तन आ जाता है। जन्म से पहले बच्चे को जो भी पोषक पदार्थ मिलना चाहिए, जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उसके शरीर में आवागमन होता है, वो भेन और अटरी के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था कि अटरी के द्वारा शुद्ध खून बहते हैं, लेकिन यहाँ जन्म से पहले अटरी से जो है अशुद्ध खून बहता है, और भेन से जहां अशुद्ध खून बहता है, जन्म से पहले भेन से वहां क्या बहता है? शुद्ध खून बहता है। 2 अटरी होते हैं और 1 भेन होते हैं जन्म से पहले, ठीक है, प्लेसेंटा से जुड़े हुए, अम्बिलिकल कोर्ड से जुड़े हुए। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उस समय जन्म से पहले माता से उसका शरीर जुड़ा हुआ रहता है, माता के क्रियाओं से वह प्रभावित होता है। लेकिन बच्चा जन्म लेने के बाद अब उसे खुद अपने आप श्वसन कार्य करना, परिवहन करना जरूरी हो जाता है। तो वैसे परिवर्तन के कारण कभी कभी देखा जाता है कि बच्चा जन्म तो ले लिया है, लेकिन उसकी श्वसन क्रिया शुरू नहीं हुई है, तो वहां पर चिकित्सक क्या करते हैं? एक गैसीय हार्मोन नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस गैसीय हार्मोन के इस्तेमाल से उसका लंग फैल जाता है और बच्चा जो है जन्म के बाद पुनः सांस लेने लगता है। जन्म के बाद अम्बिलिकल कोर्ड
फोरामेन ओवली और डक्टस आर्टरीज से रक्त संचार रुक जाता है। जन्म लेने के बाद, जन्म से पहले इन सारी चीजों से रक्त संचार होता है, लेकिन जन्म के बाद इनसे रक्त संचार रुक जाता है। तो अब रक्त संचार कहां से होगा? अब रक्त संचार जो है हृदय, अरोटा अर्थात महाधमनी और पल्मोनरी आर्टरी एवं पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा से रक्त का संचार होता है। यानी अब वह बच्चा अपने को इसलिए इस रूप में तैयार कर लेता है कि अब वह बच्चा जो है श्वसन कार्य के लिए, रक्त परिवहन के लिए मां पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ये अलग बात है कि पोषा आहार के लिए कुछ समय तक वह मां के साथ सकिंग ऑफ ब्रेस्ट अर्थात स्तनपान से जुड़ा हुआ रहता है, और यह जरूरी भी है ताकि बच्चे में इम्यूनिटी पावर डेवलप हो सके, बच्चे का अच्छी तरह से विकास हो सके, और साथ ही साथ स्तनपान होने से माता का भी स्वास्थ्य जो रहता है वह सही रहता है, उसमें बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना घट जाती है, और साथ ही साथ जो है, जो कैंसर होने का जो डर रहता है स्त्रियों में, जो स्त्रियां अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराती है, उस पर स्त्री में स्तन कैंसर होने की जो संभावना रहती है, अगर वह स्तनपान कराती है तो स्तन कैंसर होने की संभावना भी घटी हुई रहती है। साथ ही साथ स्तनपान करवाने से 6 महीने तक स्त्री में जो है नए प्रेगनेंसी का, नए गर्भ धारण करने का जो चांसेस रहता है वह चांसेस भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो है आपको स्तनपान करवाना स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है, और स्तनपान ही जन्म लेने के बाद माता और बच्चे को एक प्रकार से जोड़ कर रखता है। बाकी हर एक कार्य के लिए बच्चा अब स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आज के क्लास में आपको बतलाया कि किस प्रकार से आपको प्रेगनेंसी का जो पार्चुरेशन का जो स्टेज होता है वह कौन कौन स्टेज से गुजरता है, उस स्टेज के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन से परिवर्तन होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर पॉइंट लिखने जा रहा हूं, जो आपको इस बात को क्लियर करेगा कि किस अवस्था में हम युग्मनज कहते हैं, किस अवस्था में हम लोग भ्रूण कहते हैं, कौन सी अवस्था मोरुला कहलाता है, कौन सा अवस्था फोइटस कहलाता है। ये सारी चीजों को मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करूंगा। मित्रों, अभी तक मैंने जो आपको इसके पिछले वीडियो में स्त्रियों में जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है उसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से इस प्रक्रिया को कि किस प्रकार से स्त्रियों में अंडे का निक्षेपण होता है, कैसे पुरुष का शुक्राणु स्त्री के शरीर में पहुंचता है, कहां जाकर वह निषेचन करता है, और गर्भ धारण किस स्थान पर होता है, तथा किस प्रकार से माता के गर्भ से बच्चे बाहर निकलते हैं। इन सारी क्रियाओं को मैं आपको डायग्राम के माध्यम से यहाँ बताने जा रहा हूँ। जो डायग्राम बनाया है ये गर्भाशय का डायग्राम है। ये आपको जो पिक्चर है, यह पिक्चर आपका यूटेरस का है। यूटेरस में मैंने आपको बताया कि 3 भाग होते हैं। इसको हम लोग फंडस कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग बॉडी कहते हैं, इस भाग को हम लोग सर्विक्स कहते हैं। ये आपका वेजाइना हो जाता है। 3 पार्ट होते हैं यूटेरस के, पहला फंडस, दूसरा बॉडी और तीसरा सर्विक्स। सर्विक्स और वेजाइना ये आपका, ये जो देख रहे हैं ये आपका सर्विक्स है, ये आपका सर्विक्स है, और ये जो है ये अपनी मार ये आपका वेजाइना है, ये आपका वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना ये दोनों मिलकर ही आपका बर्थ कैनाल कहलाता है। बर्थ कैनाल इसलिए इसको बर्थ कैनाल कहते हैं क्योंकि जब बच्चे के डिलीवरी की बात आती है तो उसे सर्विक्स से गुजरना पड़ता है, फिर सर्विक्स से उसके बाद उसको वेजाइना से गुजरना पड़ता है, तब बच्चा बाहर डिलीवर हो जाता है, स्त्री के शरीर से बाहर निकल जाता है। अब इस प्रोसेस को आप समझिएगा। सबसे पहले जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे से संगम कर रहे होते हैं और दोनों जो है प्यूबर्टी धारण किए हुए रहता है, यानी दोनों, इस पुरुष जो है 13 से 15 वर्ष का उम्र हो गया है और स्त्री में 11 से 13 वर्ष की उम्र को प्यूबर्टी का स्टेज माना गया है।
तो इस स्टेज को प्राप्त करने के बाद जब दोनों एक दूसरे से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, क्वाइटस कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, तो उस रिलेशनशिप के दौरान पुरुष के पेनिस, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है पेनिस का डायग्राम है। पेनिस मतलब जिसको हम लोग लिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं, शिश्न कहते हैं। तो इस पेनिस से क्या होगा, पेनिस से करोड़ों की संख्या में 300 से 400, वैसे 80 से 100 करोड़ भी किसी किसी किताब में बतलाया गया है, लेकिन यहाँ 300 से 400 करोड़ तक जो होते हैं वह आपको स्पर्म पेनिस से बाहर रसखलित होते, इजेकुलेट होते। बाहर पेनिस से स्पर्म का बाहर निकलना इजेकुलेशन कहलाता है। और इस स्पर्म के साथ सीमेन अर्थात ब्रिय भी, जो एक प्रकार का लसलसा पदार्थ है, वह भी इसके साथ मौजूद रहता है। ये जो आप स्पर्म देख रहे हैं, ये स्पर्म यहाँ आकर के वेजाइना के पास डिपोजिट हो जाते हैं, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए यहाँ रुक जाते हैं, लगभग 5-6 घंटे के लिए यहाँ वेजाइना के पास रुक जाते हैं। वेजाइना के पास में रुकने का कारण क्या है, क्योंकि जो स्पर्म है वह स्पर्म निकलता जरूर है पेनिस से, लेकिन इस स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में, वृषण में। और वृषण से पेनिस तक पहुंचने के लिए उसको एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस दौरान जो होता है वह स्पर्म थक जाता है, उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है, इस वजह से वह अपने आप को कुछ देर के लिए वेजाइना के पास रोक लेता है, वेजाइना के पास वह जो है अस्थिर हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। एक बात यह हो गई। दूसरी बात आप याद रखेंगे, शुक्राणु पुरुष के शरीर में जब तक रहता है, स्पर्म पुरुष के शरीर में जब तक रहता है तब तक 30 दिन तक जिंदा रहता है, लेकिन पुरुष के शरीर से निकल जाने के बाद यह 3 दिन तक जिंदा रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि 3 दिन के अंदर ही इस स्पर्म को ओवम के साथ मिलना पड़ेगा और मिल करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया द्वारा जायगोट बनाना पड़ेगा। तो उसके पास समय कितना रहता है, 3 दिन का समय रहता है। तो यहां से स्पर्म निकला करोड़ों की संख्या में, और वह स्पर्म जाकर के आपको वेजाइना के पास डिपोजिट हो गया, संग्रहित हो गया। यहां पर जब संग्रहित हो जाता है तो अपने आप को फिर से वो क्षमतावान बनाता है, ताकि उसमें मोटिलिटी आ सके, ताकि वह जो है ऊर्जावान हो सके। तो इस सारे कार्यों को करने का जो प्रोसेस चलता है उसको कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन संधारित्र कहलाता है, जिसकी वजह से उसमें क्षमता आती है। अब ये स्पर्म अंदर प्रवेश करता है, मैंने आपको दिखलाया कि स्पर्म एक प्रवेश कर रहा है, लेकिन मेरे मित्रों यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्पर्म जो होता है वह एक प्रवेश नहीं करता है। स्पर्म आपको करोड़ों की संख्या में स्त्री के शरीर में प्रवेश करते हैं, और वो भी एक साथ करते हैं। लेकिन ये करोड़ों की संख्या में प्रवेश जरूर करते हैं, लेकिन निषेचन की जब बात आती है तो केवल सिंगल स्पर्म ही ओवम के साथ मिलता है और मिल करके फर्टिलाइजेशन करता है, जायगोट बनाता है। ठीक है, प्रवेश करते हैं करोड़ों। तो आप बोलिएगा सर, करोड़ों की संख्या में स्पर्म का स्त्री के शरीर में प्रवेश करने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है क्योंकि जब इतने सारे स्पर्म अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं तो आगे बढ़ने के दौरान कुछ स्पर्म जो होते हैं वह स्पर्म कमजोर हो जाते हैं। तो जो स्पर्म कमजोर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वह पीछे रह जाते हैं, वह यूं ही बेकार चले जाते हैं। और जो स्पर्म सबसे ज्यादा कैपेबल रहता है, योग्य रहता है, निषेचन करने के योग्य रहता है, वह स्पर्म जाकर के आपको ओवम के साथ मिलता है। इसलिए आपको स्पर्म का ढेर सारा करोड़ों की संख्या में स्त्री के शरीर में प्रवेश करना जरूरी है। साथ ही साथ स्पर्म जब स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है तो आगे उसको कई सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, उसमें घर्षण भी होती है। तो इसके लिए वह जो है जब करोड़ों की संख्या में रहता है तो आगे बढ़ने के दौरान वह रास्ते को भी जो है, रुकावटों को भी जो है वह दूर करता चला जाता है। इसलिए करोड़ों की संख्या में स्पर्म स्त्री के शरीर में इंजेक्ट होते हैं, प्रवेश होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा। अब देखिए, यहां तो मैंने स्पर्म को अंदर प्रवेश करवा दिया है, ठीक है। यह पुरुष का स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण हुआ और कैपेसिटेशन के द्वारा, कैपुलेशन के द्वारा आपका जो है स्पर्म बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद अंदर प्रवेश किया। अब पुरुषों में देख, स्त्रियों में हम लोग देखें, स्त्री में 2 ओवरी होते हैं। 2 ओवरी आपको यहाँ दिखलाए गए हैं, जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं।
इस ओवरी में आपको ढेर सारे सेकेंडरी ओवोसाइट्स रहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कितना बार बतलाया है कि यह जो है निषेचन के पहले जो अंडाशय से रचना निकलती है वह रचना ओवम या एग नहीं कहलाती, वह सेकेंडरी ओवोसाइट्स कहलाती। क्यों? क्योंकि उसमें मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है और मियोटिक फर्स्ट डिवीजन के दौरान सेकेंडरी ओवोसाइट्स बनते हैं और फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो सेकेंडरी ओवोसाइट्स इसके द्वारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलता है ओवरी से, तो ओवरी से सेकेंडरी ओवोसाइट का बाहर निकलना ओवुलेशन अर्थात अंड निक्षेपण कहलाता है। और यह क्रिया कब होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें 16वें दिन होती है, यानी 14 दिन और 16 दिन के बीच में होती है। आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि कोई स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पा रही है तो इसमें कहीं न कहीं उस स्त्री में कमी है। देखिए, कमी स्त्री में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह कमी जो है वह ना चाहते हुए भी कमी के रूप में सामने आ जाता है। तो देखिए होता क्या है, एक्चुअली जब तक ओवुलेशन नहीं होगा तब तक स्पर्म का अंदर प्रवेश करना बेकार हो जाएगा। स्पर्म अंदर प्रवेश करे, उसी दौरान आपको ओवुलेशन की क्रिया भी हो और ओवम भी जो है अंदर स्त्री के शरीर में प्रवेश करे, तब जाकर के ये निषेचन होगा। अन्यथा अगर दोनों का टाइम डिफरेंस है तो स्पर्म का अंदर प्रवेश करना या ओवम का सेकेंडरी ओवोसाइट्स का ओवरी से बाहर निकलना भी बेकार चला जाता है। दूसरी बात, मैंने आपको बोला कि पुरुष के शरीर से स्पर्म निकलने के बाद वह 3 दिनों तक ही सक्षमवान रहता है, निषेचन करने के योग्य रहता है। ठीक उसी प्रकार से ओवरी से सेकेंडरी ओवोसाइट निकलने के बाद वह 1 दिन तक ही क्षमतावान रहता है, यानी निषेचन करने के योग्य रहता है। 1 दिन के अंदर अगर वह 24 से 48 घंटे माना गया, 24 से 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर अगर वह निषेचन नहीं किया तो वह ओवम भी बेकार चला जाता है, वह किसी योग्य नहीं रहता और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा वेजाइना के रास्ते बाहर निकल जाता है। अब देखिए, ये जो ओवुलेशन की क्रिया हो रही है, ओवरी तो 2 है, तो हम ये नहीं समझे कि ये दोनों ओवरी एक साथ जो है ओवुलेशन करेगी। ये एक साथ ओवुलेशन नहीं करता। अगर मान लीजिए स्त्रियों में हर 28 दिन पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें से 16वें दिन के बीच में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो अगर मान लीजिए जनवरी में इस ओवरी लेफ्ट वाले ओवरी से ओवुलेशन की क्रिया हुई, सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर निकला, तो फरवरी में आपको राइट साइड वाले ओवरी से ओवुलेशन की क्रिया होगी, सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर निकलेगा। यानी ये अल्टरनेट होता है, एक बार इधर इस तरफ से तो दूसरे महीने इस तरफ से, तीसरे महीने इस तरफ से, चौथे महीने इस तरफ से, इस प्रकार से बारी बारी क्रमागत रूप से ओवरी से ओवम बाहर निकलते हैं और वह ओवम सिंगल होता है। मित्रों, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पेनिस से करोड़ों की संख्या में निकल रहा था स्पर्म, लेकिन ओवरी से सेकेंडरी ओवोसाइट सिंगल निकलता है, एक निकलता है। अब देखिए, इस ओवम का तो बाहर विमोचन हो गया ओवुलेशन के द्वारा, अंड निक्षेपण के द्वारा। ये जो रचना मैंने आपको बनाया है, ये फैलोपियन ट्यूब की रचना है, जिसको हम लोग ओविडक्ट के नाम से या यूटेरिन डक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में अंडवाहिनी नली कहते हैं। अंडवाहिनी नली का 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट में ये पार्ट क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम कहलाता है, ये इनफंडिबुलम कहलाता है। ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट एम्पुला कहलाता है। एम्पुला सारा मैंने डायग्राम में आपको बतलाया है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग इस्थमस कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टीरियल, इसको पोर्शन कहते हैं। तो होता है इसका 3 पार्ट, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट हो गया। यहां ध्यान रखिएगा, आपका जब ओवम यहां से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद, सेकेंडरी ओवोसाइट के बाहर निकलने के बाद, इसको इनफंडिबुलम का अगला जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये अगला हिस्सा अंगुली के समान होता है ना। जिस प्रकार से आप पंजा देख रहे हैं ना, पंजा, ये पंजा क्या है, ये पंजा आपका इनफंडिबुलम है और इस पंजा का जो निर्माण हुआ है वो 5 अंगुलियों से हुआ है। उसी प्रकार से इसमें अंगुली के समान प्रवर्ध रहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग फिमड़ी कहते हैं। इस फिमड़ी में बीच में एक छेद होता है। फिमड़ी क्या करता है,
इसको कैच करता है, सेकेंडरी ओसाइट को पकड़ता है, और ये पकड़ने के बाद जो पंजा यानी जो हथेली है, इस हथेली में एक छेद होता है, एक छिद्र होता है, इस छिद्र को हम लोग ओस्टियम कहते हैं। तो ओस्टियम के द्वारा यह अंदर प्रवेश कर जाता है। किसमें प्रवेश कर जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के प्रथम पार्ट इनफंडिबुलम में। अब इनफंडिबुलम में यह प्रवेश कर गया, प्रवेश करने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, आप देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ये आपको करोड़ों की संख्या में स्पर्म अंदर प्रवेश किया। जब भेजाइना में स्पर्म प्रवेश किया तो भेजाइना से कहां पहुंचेगा? सर्विक्स में, और सर्विक्स से आगे बढ़ते हुए, यूटेरस से आगे बढ़ते हुए यहां से आपको ये आगे बढ़ते हुए यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां पहुंच जाएगा। कौन पहुंचेगा? शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, जब स्पर्म यहां पहुंचेगा और ओवम भी क्या हो जाएगा? ओवम भी यहां पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल उठ जाता है। सवाल क्या उठता है? अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ये दे दे कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है स्त्री के शरीर में, अगर खाली ऑप्शन में आपको है अंडवाहिनी नली, ओविडक्ट, तो आप ओविडक्ट मार दीजिएगा। अगर ओविडक्ट का पार्ट रहे, और पार्ट में बहुत सारे नाम रहे, उसमें से एक पार्ट में नाम रहे एम्पुला अलग रहे और स्थमस अलग रहे, तो आप क्या मारेंगे? एम्पुला मारेंगे। लेकिन अगर आपको एम्पुला भी रहे और किसी ऑप्शन में ये भी रहे कि एम्पुला और स्थमस का जंक्शन में, जंक्शन कहाँ होता है? स्थमस और एम्पुला का ये वाला हिस्सा। एक्चुअली ओवम का, सेकेंडरी ओसाइट का और स्पर्म का, दोनों का फर्टिलाइजेशन का कार्य जो होता है वो यहाँ होता है। यहाँ पर आकर के जो है आपको क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु। सेकेंडरी ओसाइट हम लोग बोले, अंडाणु नहीं बोले, सेकेंडरी ओसाइट्स बोले। सेकेंडरी ओसाइट्स का मतलब होता है द्वितीयक अंडकोशिका। द्वितीयक अंडकोशिका, एक द्वितीयक अंडकोशिका और एक शुक्राणु क्या करेगा? एक दूसरे से निषेचन करेगा, मिलेगा। लेकिन यह जो आप देख रहे हैं वो सेकेंडरी ओसाइट, वो सेकेंडरी ओसाइट के सबसे बाहर में क्या रहता है? सबसे बाहर में रहता है आपका कोरोना रेडिएटा, है ना। कोरोना जो रेडिएटर रहता है और ग्रेनुलोसा सेल जो रहता है, ये सेल इसको अंदर प्रवेश करने के लिए, पेनिट्रेट होने के लिए इसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे जो स्पर्म अंदर प्रवेश करते हैं वो इसको तोड़ने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इससे जो लाइसिन एंजाइम निकलता है, वो लाइसिन एंजाइम भी इसको पेनिट्रेट करता है। इस प्रकार से आपका सेकेंडरी ओसाइट्स में स्पर्म अंदर प्रवेश करता है। तो स्पर्म अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज? स्पर्म के मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होते हैं हेड, एक होते हैं मिडिल पीस और एक होते हैं नेक। लेकिन एक लास्ट में रहता है, इसको हम लोग कहते हैं टेल। ये टेल वाला जो हिस्सा है वह सेकेंडरी ओसाइट्स में नहीं जाता। सेकेंडरी ओसाइट्स में कौन जाएगा? केवल हेड, नेक और मिडिल पीस, यही 3 पार्ट अंदर जो है सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर पेनिट्रेट करके फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी ओसाइट्स को। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर ये स्पर्म अंदर जो प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करने के बाद जो ये मूवमेंट करेगा, जो गति करेगा, इसको गति करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति कहां से मिलेगा? एक तो ये शक्ति मिलेगा स्पर्म से, स्पर्म के वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया से जो ऊर्जा इसको मिलेगी उसके वजह से ये करेगा। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे म्यूकोसा होते हैं जो इसको क्या करते हैं? आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये सरकता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ये यहां से, भेजाइना से यहां तक, यानी स्थमस और एम्पुला का जो जंक्शन है, इस जंक्शन तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? लगभग 3 से 5 दिन का समय लगाता है। ये ध्यान रखिएगा। कौन? स्पर्म। स्पर्म को स्थमस और एम्पुला के जंक्शन तक पहुंचने में 3 से 5 दिन का समय लगता है। ठीक है, देखिएगा, तो आपको मैंने बताया 3 से 5 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर 3 दिन से ज्यादा लगेगा तब तो वो बेकार चला जाएगा। तो उसको कहां? 3 दिन के अंदर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये निषेचन करता है 3 दिन से पहले। तो 3 दिन से पहले करने के लिए इसकी गति जो होती है वह गति भी डिपेंड करता है। और गति आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रति मिनट इसकी गति जो है आपको 30 मिलीमीटर होती है। 30 मिलीमीटर की गति इसकी अप्रोक्स बतलाई गई है। इस गति को अगर ये मेंटेन करे या इस गति को और भी अधिक बढ़ा ले तो इसका जो पहुंचने का जो समय रहता है वह समय घट जाता है और अपने निषेचन के अवधि के अंदर ही यह जो है स्थमस और एम्पुला में पहुंच जाता है, यानी 3 दिनों के भीतर पहुंच जाता है और सेकेंडरी ओसाइट्स के साथ मिल जाता है। मिलने के बाद अब जब यहां मिल गया तो यह जो है सेकेंडरी ओसाइट्स और स्पर्म मिलने के बाद क्या बनाता है? द्विकोशिकीय जाइगोट बनाता है।
जायगोट जब बन जाता है तो जायगोट यहां से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद ये जो आप यूटेरस देख रहे हैं, यूटेरस का जो ये पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। तो फंडस के पास पहुंचता है। फंडस तक पहुंचने के दौरान यह जायगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर रहा होता है, यानी जायगोट जो है वह आपका भ्रूणीय परिवर्धन कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसके सेल में संख्या में वृद्धि होती है। किस वजह से? क्लीवेज के द्वारा। क्लीवेज अर्थात विदलन के द्वारा। विदलन क्या है? एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन है जिसमें कोशिका की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे कोशिका विभाजन होता है वैसे वैसे कोशिका का साइज घटता चला जाता है। जबकि माइटोटिक डिवीजन जो होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उसमें कोशिका की संख्या बढ़ती है लेकिन कोशिका का साइज नहीं घटता है, कोशिका का साइज मेंटेन करता है। लेकिन क्लीवेज एक ऐसा माइटोटिक डिवीजन है, एक ऐसा समसूत्री विभाजन है जिसमें विभाजन तो होगा, कोशिका की संख्या तो बढ़ेगी, संतति कोशिकाओं का नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन उसका आकार जो है वह धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो क्लीवेज करते हुए ये जायगोट आगे बढ़ता है, 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 कोशिका से 16 कोशिका, 16 कोशिका से 32 कोशिका तक पहुंचता है। 16 कोशिका से 32 कोशिका तक की अवस्था को हम लोग मोडुला कहते हैं। मोडुला में पहुंच गया आपका कहां? ये पहुंच गया आपको जाकर के फंडस के पास। फंडस के पास पहुंचने के बाद तब तक जब ये ओव्यूलेशन की क्रिया हो रही होती है उसी दौरान ये आपका यूटेरस का जो मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी भी अपने आप में एक तैयारी कर रहा होता है। इस तैयारी को हम लोग क्या कहते हैं? इस तैयारी को हम लोग कहते हैं कि ये इंडोमेट्रियम का तैयारी कर रहा है, यानी इसके अंदर में एक लेयर बन जाता है, अंतः अस्तर बन जाता है, इसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। आप लोग देखे ना होंगे, मान लीजिए दूल्हा कोई पुरुष शादी करने के लिए जब गया, तो जब शादी करने के लिए वो जाता है तो शादी करके वो घर आएगा, तो घर आने के बाद उसकी जो है दरवाजे पर उसकी स्वागत की जाएगी, उसके रूम में उसको बैठाया जाएगा, आने के बाद व्यवस्था होती है, नहीं, बल्कि जब दूल्हा शादी करने के लिए अपने घर से बाहर निकला और वह लौटेगा उसके पहले ही उसकी सारी तैयारी, उसके स्वागत की तैयारी, बैठने उठने की तैयारी, उसके रूम की व्यवस्था सब पहले ही कर ली जाती है। अब यह कंफर्म नहीं है कि वह दूल्हा शादी करके आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है बिना शादी करने भी आ जाए। तो बिना शादी किए हुए जब आ जाएगा तो उसकी सारी व्यवस्था जो घर में की गई है वह बेकार चली जाएगी। वही बात होता है, जब यहां से ओव्यूलेशन की क्रिया होती है तो यह जो सेकेंडरी ओसाइट निकल रहा है, यह सेकेंडरी ओसाइट निषेचन करेगा या नहीं करेगा, इस बात का पता स्त्री के यूटेरस के बॉडी को नहीं रहता है। लेकिन स्त्री के यूटेरस का बॉडी संभावित रहता है कि हो सकता है यह जो है अगर निषेचन कर लिया, तो निषेचन करने के बाद हम पहले से तो तैयारी कर ले, तो पहले से तैयारी वो क्या करता है, अंदर में इंडोमेट्रियम का निर्माण कर लेता है। और इंडोमेट्रियम का जब निर्माण हो जाता है और निषेचन भी सक्सेस हो जाता है, तब वैसे कंडीशन में मोडुला, और मोडुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला बनते हुए ब्लास्टोसिस्ट जो होता है आपका यूटेरस के मेन बॉडी के इंडोमेट्रियम अर्थात अंतः स्तर में आकर के धंस जाता है। ठीक है, तो जब धंस जाता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जब यह इंडोमेट्रियम में आके धंस जाएगा तभी से गेस्टेशन पीरियड का शुरुआत माना जाएगा, गर्भावधि का शुरुआत माना जाएगा, गर्भकाल का शुरुआत माना जाएगा, प्रेगनेंसी का शुरुआत माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। एक बात और मैं आपको बता, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन करने के बाद इस्थमस और एम्पुला यानी फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कर लिया और जायगोट बन गया, लेकिन किसी वजह से ये आगे गति करने की इसकी गति नहीं रही, इसकी क्षमता नहीं रही, या फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का संकुचन आ गया, इसका नली जो है ब्लॉक हो गया, तो यहीं पर जायगोट क्या करेगा, 2 कोशिका का है, 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 कोशिका से 8 कोशिका, 8 कोशिका से 16 कोशिका बनाना शुरू कर देगा। लेकिन इसको पहुंचना कहां चाहिए था, इसको पहुंचना चाहिए था यूटेरस के बॉडी में यानी इंडोमेट्रियम में, लेकिन यहां नहीं पहुंचा, बल्कि वो काम कहां कर रहा है, शुरुआती विदलन का, डेवलपमेंट का, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का अंडवाहिनी नली में। अगर ये यहां कर लेने लग जाए तो वैसे कंडीशन में स्त्री के जान को खतरा हो जाता है, बच्चा तो पूर्ण रूप से बन ही नहीं पाता है, बच्चा तो शुरुआत में कुछ प्रोग्रेस करता भी है, लेकिन वह जो है स्त्री के जीवन के लिए और बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। और ऐसी अवस्था में जब फैलोपियन ट्यूब में ही शुरुआती क्लीवेज करने लग जाए, बच्चे का शुरुआती विकास होने लग जाए, तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं।
वैसे कंडीशन में दवा के द्वारा या सर्जरी के द्वारा फैलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइज्ड जायगोट को बाहर निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है मित्रों। तो देखिए, अब जब यहाँ 3 दिन के अंदर ये निषेचन कर लिया, तो निषेचन करने के बाद यह फैलोपियन ट्यूब से कहां पहुंचना चाहिए? यूटेरस के बॉडी में, जो कि आपका गर्भाशय का दूसरा पार्ट है ना, तो यहां पहुंचना चाहिए। तो कितना दिन लगाता है पहुंचने में? 5 से 7 दिन का समय लगता है। 5 से 7 दिन में कहां पहुंच जाता है? गर्भाशय के इंडोमेट्रियम, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गर्भाशय का बच्चेदानी में ये पहुंच जाता है, बोम में ये पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद यूटेरस के जो आंतरिक लेयर होते हैं, उस आंतरिक लेयर और अंदर पहुंचा हुआ ब्लास्टोसिस्ट से भी एक प्रकार से जो है उसका जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी के द्वारा, रक्त के द्वारा एक प्रकार की थैली नुमा रचना बन जाती है, जो कि आपको कैसा थैली होता है? डिस्क्वाइडल थैली होता है, यानी बिंबाकार एक प्रकार का रचना बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा एक प्रकार का थैली नुमा रचना है। इस थैली में आकर के आपका बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा इसमें स्थापित हो जाएगा। देखिए, ये मैं आपको बच्चा बना रहा हूं, ये बच्चा आपका क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाएगा। बच्चा आपका स्थापित हो गया। अब बच्चा जब स्थापित हो गया, किसके अंदर? बच्चा स्थापित हुआ यूटेरस के सेकेंड पार्ट, फंडस के अंदर बने हुए इंडोमेट्रियम में जो थैली नुमा रचना है, जिसे प्लेसेंटा, अपरा या आमल कहते हैं, उस आमल के अंदर, उस प्लेसेंटा के अंदर आपका आकर के ब्लास्टोसिस्ट जो है वह क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाएगा। और यहां पर मुख्य रूप से बच्चे का विकास शुरू होता है। और बच्चे के विकास में ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया होती है। सबसे पहले उसमें जर्मिनल लेयर बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म बनता है। और ये तीनों डर्मिस बनने के बाद अलग अलग डर्म से अलग अलग प्रकार के अंग बनते हैं, जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। जब अंगों का निर्माण होता है तो बच्चे की आकृति भी लेनी शुरू हो जाती है, और बच्चा जब अपना आकृति लेने लग जाता है तो उसको मार्फोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात उसके काया में, उसकी बनावट में परिवर्तन होने लगता है। और ये सारे कार्य को करने के लिए समय लगता है, और इसके लिए पोषण चाहिए, साथ ही साथ सुरक्षा चाहिए। ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्लेसेंटा के अंदर लिक्विड होता है। इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? इस लिक्विड को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो बच्चा जब अंदर विकास कर रहा होता है, तो विकास करने के लिए उसको सेल डिवीजन करना पड़ता है, बार बार समसूत्री विभाजन करना पड़ता है। तो विभाजन के दौरान कुछ कोशिकाएं जो है इस तरल पदार्थ में बिखरी हुई रहती है, और कुछ कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी रहती है, जो बच्चे के निर्माण में मदद करती है। तो हम लोग इसी अवस्था में क्या करते हैं? इस अवस्था में सिरिंज के माध्यम से, सुई के माध्यम से प्लेसेंटा से अमनियोटिक फ्लूइड को बाहर ले लेते हैं। फ्लूइड को जब बाहर लेते हैं तो उस तरल पदार्थ के साथ कुछ कोशिकाएं भी बाहर आ जाती है, जो बच्चे की कोशिकाएं होती है। उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, चेकअप करते हैं, और चेकअप करने से पता चल जाता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे को किसी प्रकार का आनुवांशिक दोष तो नहीं है। अगर आनुवांशिक दोष है तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर के सजेशन देने पर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं, गर्भ को गिरा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया आपको क्या कहलाती है? एमनियोट सिंथेसिस कहलाती है, यानी उल्बेधन कहलाती है। उल्बेधन के दौरान जहां बच्चे के जन्म से पहले ही उसके आनुवांशिक रोगों का पता चल सकता है, वहीं बच्चे के लिंग का भी पता चल जाता है। और लिंग का पता लगाना एक गैर कानूनी अपराध माना गया है, यानी एक प्रकार से यह जो है इलीगल है। इसलिए डॉक्टर आपको ये नहीं बतलाते हैं कि बच्चा जो गर्भ में है वह कौन से सेक्स का है। तो देखिए, बच्चा अब यहाँ विकास कर रहा होगा, तो बच्चे को विकास करने के लिए आपको पौष्टिक तत्व तो चाहिए। तो पौष्टिक तत्व कहां से मिलेगा? देखिए, प्लेसेंटा और बच्चे के नाभि, नाभि से यानी नेवल से एक नली बन जाती है, और वो नली का एक दूसरे से जुड़ाव हो जाता है। ये नली के माध्यम से ही मां जो पोषक तत्व लेती है, वह पोषक तत्व माता के यूटेरस गर्भाशय में पहुंचता है, गर्भाशय से प्लेसेंटा में पहुंचता है, और प्लेसेंटा तथा बच्चे के नाभि के साथ जो जुड़ाव रहता है, अम्बिलिकल कोर्ड अर्थात नाभि रज्जु, जिसको गर्भनाल भी कहते हैं, उस नली के द्वारा बच्चे को सारा पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जो है बच्चे तक पहुंचती है।
साथ ही साथ बच्चा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा जो बेकार का पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड ये सारा चीज रिलीज करता है, मुक्त करता है, वह इसी अम्बिलिकल कोर्ड के माध्यम से वापस प्लेसेंटा में जाता है और प्लेसेंटा से माता में जाता है और माता उसको क्या कर देती है, शरीर से बाहर निकाल देती है। तो पदार्थों का, अच्छे उपयोगी पदार्थों का बच्चे तक पहुंचना और अनुपयोगी पदार्थों का बच्चे से बाहर निकलना, ये किसके माध्यम से होता है, अम्बिलिकल कोर्ड के माध्यम से होता है। और मैंने आपको बताया है कि अम्बिलिकल कोर्ड में 2 धमनी रहते हैं और 1 सिरा रहता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो एमनियोटिक फ्लूइड आप दिखा रहे हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या है, इस एमनियोटिक फ्लूइड का काम है, माँ जब गर्भ धारण की हुई रहती है तो वो चलती है, परिश्रम करती है, बहुत सारे कार्य करती है, उसके दौरान माँ के पेट पर जो झटका पड़ता है या किसी प्रकार का चोट लगने का जो संभावना रहता है, उन चोटों से, उन झटकों से भी बच्चे को सुरक्षा कौन देता है, एमनियोटिक फ्लूइड देता है। इसके साथ ही साथ क्या करता है, बाहर का जो वातावरण है, जो माँ है वो माँ जो वातावरण में जी रही है, बाहर का वातावरण कुछ और है, गर्भ के अंदर का वातावरण कुछ और है, और गर्भाशय के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका वातावरण कुछ और है। इन सभी के बीच में संतुलन, ताप दाब के बीच में संतुलन, होम्योस्टेसिस, समस्थैतिकी बनाने का काम ये कौन करता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के ये सारे कार्य हो गए। बच्चा पूर्ण रूप से जब विकास कर लेता है तो विकास करने के बाद अब जब डिलीवरी का वक्त आता है तो डिलीवरी के वक्त आने के दौरान ये बच्चे का मुख कहाँ रहता है, बच्चे का मुख रहता है फंडस की तरह। ये बच्चा धीरे धीरे मुड़ना शुरू करता है। तो जो मुड़ना शुरू करता है और इसके दौरान जो क्रियाएं होती है, इसको प्रसव का हम स्टेज बताया है। प्रसव का स्टेज में हमने आपको क्या बताया, डायलेशन स्टेज होता है, इसके बाद एक्सपल्सन स्टेज होता है, इसके बाद प्लेसेंटल स्टेज होता है। तो डायलेशन स्टेज में क्या होगा, ये जो प्लेसेंटा आप देख रहे हैं मित्रों, ये प्लेसेंटा फट जाएगा, ब्रेकिंग कर जाएगा। जब फ्रैक्चर कर जाएगा, फट जाएगा, तो इसके अंदर के जो फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है, जो चिकनापन है, वो चिकनाहट वाला पदार्थ अंदर से बाहर निकलेगा, सर्विक्स से गुजरेगा, सर्विक्स से आपका वेजाइना से गुजरेगा, तो इस रास्ते को वो क्या बना देगा, चिकना बना देगा। साथ ही साथ बच्चे का यहाँ पर घुमाव भी होता है, बच्चा का जो सिर जो इस ओर था वह मुड़ते हुए धीरे धीरे आपका किधर पहुंच रहा है, आपका सर्विक्स और वेजाइना की तरफ वो मुड़ रहा है। जनरली ये होता है, बच्चा जब भी प्रसव करके बाहर निकलता है तो सिर के माध्यम से निकलता है, कुछ केसेस में पैर उसका बाहर निकलता है। तो देखिए, तो यहाँ सर ये इस तरह की क्रिया जो हो रही है, इसका घूमना, संकुचित होना और साथ ही साथ अंदर से फ्लूइड का बाहर निकलना, ये डायलेशन स्टेज में होता है। इसके बाद दूसरा स्टेज मैंने क्या बताया, दूसरा स्टेज मैंने आपको बताया जिसको हम लोग कहते हैं एक्स से, दूसरा स्टेज में एक्सपल्सन स्टेज में क्या होगा, ये आपका यूटेरस संकुचित होगा, जो कि आपको मैंने बताया 30 मिनट में एक बार क्या होता है, संकुचित होता है, सिकुड़ता है, और इसकी अवधि धीरे धीरे घटती जाती है। तो जब ये सिकुड़ता है तो बच्चे को आधा आगे ये ठेलता है, तो ठेलने की वजह से बच्चा जो ये रास्ता खुल गया है वेजाइना का रास्ता, वो आगे बच्चा सरकता है। तो ये क्रियाएं होती है। बच्चा आपका जन्म लेने के बाहर आ गया, जब बच्चा बाहर निकलता है तो सबसे पहले बच्चा बाहर निकला, बच्चे के बाहर निकलने के बाद प्लेसेंटा अंदर ही रहा, अंदर प्लेसेंटा आ गया, प्लेसेंटा से कौन जुड़ा हुआ है, नाभि, और नाभि रज्जु जो है वो बच्चे के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो अब इसको क्या किया जाएगा, बच्चे के नाभि और प्लेसेंटा के बीच से नाभि रज्जु को हम लोग काट देंगे, बांध करके उसको काट देंगे, इसलिए काट देते हैं ताकि अब बच्चा जो है माँ से सेपरेट हो जाए, माँ से अलग हो जाए। तो बच्चा बाहर निकलने के बाद अम्बिलिकल कोर्ड को काट दिया गया। अम्बिलिकल कोर्ड को जब काट दिया जाता है तब उसके बाद क्या होता है, प्लेसेंटा भी अंदर से जो है बाहर अपने आप रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अगर किसी वजह से प्लेसेंटा बाहर नहीं निकल पाया तो इसको डॉक्टर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, क्योंकि यह शरीर में रहना खतरनाक होता है। बच्चे के डिलीवरी होने में आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन ये सारे मदद करते हैं, जिससे बच्चा बाहर निकल जाता है। और बच्चे के बाहर निकलने के बाद आपको इस बच्चे को माता के आहार की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन उसके गर्भ, उसके स्तन का विकास करता है, स्तन से जो है दूध को रिलीज करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है अब कुछ समय के लिए माँ के स्तन से संबंधित रहता है, माँ के स्तन से जो दूध निकलता है उससे वो संबंधित होता है। इस प्रकार से पूरी क्रियाएं स्त्रियों में संपन्न होती है, जो कि बच्चे को एक नए संसार में लाने का कार्य करता है। ये मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से
चीजों को समझाया। कुछ बातें हो सकती हैं कि आपको इसमें समझ में नहीं आ पा रही हो, तो उसके लिए जो मैंने आपको थ्योरेटिकल रूप से इसको लिखाने का कार्य किया था, आपको पॉइंट आउट जो किया था, उसको जाकर के मेरे पिछले वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको सारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। बच्चा बाहर निकल गया जिसको डिलीवरी कहते हैं, और बच्चे के बाहर निकलने के दौरान जो दर्द होता है उसको लेबर पेन कहते हैं, और बच्चा जब बाहर आ जाता है उसके बाद नाभि रज्जु का, प्लेसेंटा का बाहर आना आफ्टर बर्थ कहलाता है। और जन्म लेने के बाद बच्चे का माँ के दूध पर निर्भर करना और माँ के स्तन से, ब्रेस्ट से जो है दूध बाहर निकलना लैक्टेशन कहलाता है। इस प्रकार से 9 महीने 9 दिन में आपको बच्चा डिलीवर होता है, जन्म लेता है। कभी कभी 7 महीने पर भी बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, लेकिन वैसे केस में बच्चा थोड़ा कमजोर होता है, उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन 7 महीने पर भी बच्चा डिलीवरी हो सकता है, जन्म ले सकता है। अगले वीडियो में मित्रों मैं आपको ये जो बतलाया कि बच्चे का यहाँ पर किस प्रकार से विकास हो रहा होता है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि कौन-कौन से उसमें पीरियड चलते हैं, कौन-कौन से स्टेज होते हैं, ब्लास्टुला स्टेज, गैस्टुला स्टेज, गेस्टेशन पीरियड, ये सारी जो चीजें जो चलती हैं वह सभी चीजों को मैं आपको बतलाने का कार्य अगले वीडियो में करूंगा, जिसका नाम होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अर्थात भ्रूणीय विकास, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस अर्थात भ्रूणोद्भव अर्थात भ्रूण का निर्माण। ये अगले वीडियो में मैं आपके बीच लाऊंगा। अगर आपको मेरे इस क्लास में कहीं कोई डाउट है तो कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के हमसे सवाल करें। अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम को, आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और हमें अपना पूर्ण सपोर्ट प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।